पिछले क्लास में आप हेडिंग डाले हुए थे डेंसिटी ना। क्वेश्चन बना क्या? क्वेश्चन तो हल्का था, बन गया होगा। आंसर नहीं आया? झूठे आंसर नहीं आया। इसे हम बता देते हैं क्या था क्वेश्चन। 120 ग्राम कैल्शियम था ना, इसको हम 120 बटा 40 मोल कह सकते हैं। कितना मोल हो जाएगा? 3 मोल कैल्शियम, और 3 मोल में मॉलिक्यूल होगा 3 गुना 6.022 इंटू 10⁻23। बोलिए इतना एटम होगा। आपको बीसीसी न बनाना है। एक बीसीसी को बनाने के लिए 2 भाग लेता है। 2 परमाणु मिलेगा तो एक बीसीसी बनेगा, तो इतना परमाणु से कितना बीसीसी बनेगा, इसमें 2 से भाग दे दीजिए। ये हो जाएगा 3/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बीसीसी यूनिट सेल। 42 यहाँ नहीं करना है, वो तो कर दिए ना, यहाँ 3/2 कर दिए हैं। समझ में आ रही है बात? आंसर कुछ नहीं मिल रहा है क्या? जो जो आएगा वही आएगा। ठीक है, जो भी है ना यहाँ वही आएगा। वो तो ठीक तो है, आ तो रहा है। ये लगभग, देखो इधर, ये 3.01 एक बार में कट जाएगा। 3 3 9, वो शायद 9 दशमलव समथिंग करके 10⁻। हाँ तो ठीक है, आंसर तो आ ही गया। ये पिछले क्लास का सॉल्यूशन था। हेडिंग डालिए तो। आगे बढ़े, लिखेंगे क्रिस्टल जालक का घनत्व या एकक कोष्टि, दोनों एक ही बात है। क्रिस्टल जालक का घनत्व कहें या एकक कोष्टिका का घनत्व कहें। यहाँ हेडिंग डाला हुआ है, देख लीजिए यहां से। क्रिस्टल जालक का घनत्व या एकक कोष्टिका का घनत्व। आप सिर्फ हेडिंग डालेंगे, वो भी हिंदी में। इंग्लिश में लिखना चाहते हो क्या इसको? लिखना चाहते हो तो लिख लो, भी है लगा देना इसमें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उनके लिए जो न्यूमेरिकल बनाते हैं, या उन सभी के लिए जो न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं। और इधर सुनिए, मान लीजिए कि कोई ठोस सिंपल क्यूबिक में क्रिस्टलाइज हो रहा है, मतलब इस तरह से। एक बात बताओ, यदि हम एक एकक कोष्टिका का घनत्व तो निकाल लें या पूरे ठोस का घनत्व तो निकालें, बात तो एक ही होगा। जो एकक कोष्टिका का घनत्व होगा वही घनत्व पूरे ठोस का होगा। काहे कि इसी एकक कोष्टिका के मिलने से ना पूरे ठोस का निर्माण हुआ है। कोई ठोस यदि सच में ओरिजिनल ढंग का सॉलिड है, बिना डिफेक्ट के, बिना गड़बड़ी के, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक कोना वाला जो घनत्व होगा वही दूसरी कोना का घनत्व होगा, वही बीच का घनत्व होगा, किसी भी जगह का तो घनत्व सेम ही होगा ना। तो जानिए, यदि आपको किसी क्रिस्टल जालक यानी किसी ठोस का घनत्व निकालना है, तो आप चाहें तो उसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। आप उसके एकक कोष्टिका का घनत्व निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे ठोस का घनत्व क्या होता है। इसीलिए यहां पर हेडिंग लिखा हुआ है क्रिस्टल जालक का घनत्व, यानी पूरे ठोस का घनत्व। या क्या लिखा हुआ है? एकक कोष्टिका का घनत्व, क्योंकि दोनों एक ही बात है। एकक कोष्टिका का निकालने तो भी, तो जो घनत्व आएगा वही घनत्व पूरे ठोस का घनत्व होगा। अब कैसे होगा, इन सब बातों को हम आगे समझते हैं। इसके लिए यहाँ जो लिखा हुआ है इसको आप भूल जाइए, आप यहाँ देखिए। हेडिंग पूरा हो चुका है। देखो, सबसे पहला आप बताओ यहाँ कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। द्रव्यमान, लिखते जाओ साथ साथ। द्रव्यमान बटे
आयतन। किसी भी चीज के घनत्व को निकालने का यही फॉर्मूला होता है कि उस पदार्थ के द्रव्यमान को आप ऊपर लिखिए और आयतन को नीचे लिखिए। हमको घनत्व किसका निकालना है? एकक कोष्टिका का। तो बताओ यहां से एकक कोष्टिका का घनत्व बराबर क्या होगा? एकक कोष्टिका, साथ साथ लिखते जाओ, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे क्या? एकक कोष्टिका का घन। क्या इस दोनों बात को समझने में आप में से किन्हीं को कोई परेशानी है? एकक कोष्टिका के घनत्व को हम लोग सूचित करते हैं डी से, स्मॉल डी से। किस चीज से? स्मॉल डी से। अब हमको पता करना है एकक कोष्टिका का द्रव्यमान और एकक कोष्टिका का आयतन। यदि हम ये दोनों पता कर लेते हैं तो तो द्रव्यमान को ऊपर पर रखेंगे, आयतन को नीचे में रखेंगे, दोनों को भाग देंगे तो आराम से एकक कोष्टिका का जो घनत्व होगा वो पता चल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला को अपने जगह पर स्थिर रहने देते हैं। हम पहले पता करने का प्रयास करते हैं कि एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखिए। अच्छा, यहाँ पर टॉ होता है या ठॉ होता है? तो जो लिखा हुआ है सही है। देखिए इधर, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, ये बात आप याद कीजिए, कल आपको बताया गया था। क्या बताया गया था? इसी एकक कोष्टिका में उपस्थित जो परमाणु है उसका भार ही ना एकक कोष्टिका का भार कहलाएगा। जैसे Hc में एक परमाणु उपस्थित रहता है तो Hc के एक एकक कोष्टिका का भार एक परमाणु के बराबर होगा। Pcc में दो परमाणु रहता है तो एक एकक कोष्टिका Bcc के एक एकक कोष्टिका का भार दो परमाणु के भार के बराबर होगा। और FCC में तो एक एकक कोष्टिका का भार चार परमाणु के बराबर होगा क्योंकि वहां पर परमाणु ज्यादा है। हाँ या ना? तो ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर कुल प्रभावी परमाणु। कुल प्रभावी परमाणु का मतलब हुआ कि उस एकक कोष्टिका में, उस एकक कोष्टिका के अंदर में काट छांट के जो उपस्थित परमाणु है वो, जैसे Sc के लिए एक, Bcc के लिए दो और FCC के लिए चार। इसको हम गुना कर दें एक परमाणु के भार से। नहीं समझे आप? यदि आप यहाँ पर एक परमाणु, जैसे आयरन का एक परमाणु होता है 56, यदि वो BCC में चला गया तो 56 में दो से गुना हो जाएगा क्योंकि BCC का प्रभावी परमाणु दो होता है। FCC यदि हो, अरे सर तुम नीचे क्यों क्यों, क्या दिक्कत है? लाइट से प्रॉब्लम हो रही है? हो गया लाइट ऑफ? प्रॉब्लम बरकरार है? सर नीचे कीजिएगा तो समझिएगा कैसे। देखो यहाँ BCC यदि है तो यहाँ पर यदि हम मान लीजिए कि आयरन आयरन लिए थे तो आयरन के एक एटम का मास 56 होता है और 56 गुना कुल प्रभावी परमाणु, तो यहाँ दो हो जाएगा। यदि यही आयरन FCC में होता तब क्या करते? तो ये 56 ही रहता क्योंकि एक परमाणु का भार तो 56 ही है, लेकिन उसमें परमाणु बढ़ गया है तो किससे गुना हो जाएगा? चार से, क्योंकि क्योंकि FCC के लिए प्रभावी परमाणु चार होता है। तो इसीलिए हमने लिखा कुल प्रभावी परमाणु गुना एक परमाणु द्रव्यमान या भार। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो एक चीज निकल गया ना, एक कोष्टिका का द्रव्यमान पता, द्रव्यमान जब आप लिखे हैं तो यहाँ पर द्रव्यमान ही लिख दीजिए, एक परमाणु का द्रव्यमान। द्रव्यमान और भार में अंतर है, आपको बेसिक में बताया गया था, लेकिन केमिस्ट्री है, थोड़ा बहुत सामान भी लेके चल सकते। एकक कोष्टिका का आयतन बताओ, ये कैसे निकाले थे? याद है? AQ, जहां पर A क्या था?
बोलो। घन के भुजा की लंबाई, तो इसको हम कह दें एक क्यू। हाँ या ना, और ये जनरली सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब मन है तो लिख दीजिए, हालांकि रहेगा वो सेंटीमीटर में ही, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बताइए अब यहाँ से चलते हैं, एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा यदि हम लिखना, यदि हम यहाँ लिखें कि एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर, तो हम लिख सकते हैं एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान के बदले कुल प्रभावी परमाणु गुना एक परमाणु का भार अब बट्टे ए क्यू। क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ तक उतारिए तो। बढ़िया आगे। देखिए अगेन, ये लाइन थोड़ा बड़ा लिखाएगा तो थोड़ा ढंग से लिखिएगा, क्योंकि एकक कोष्ठिका का घनत्व लिखेंगे फिर एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान के बदले वो दोनों बात लिखेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चेंज करूँ इसे, लिखेंगे आगे एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर, बोलो क्या, कुल प्रभावी परमाणु गुना क्या, एक परमाणु का भार या एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु के द्रव्यमान से कुल परमाणु के परमाणु की संख्या को गुना कर देंगे तो कुल परमाणु का भार हमको नहीं पता चल जाएगा। एक परमाणु का द्रव्यमान बटे, बटे कौन चीज, एकक कोष्ठिका का आयतन था ना पीछे, लिख देते हैं एकक कोष्ठिका का आयतन। अगला स्टेप में सबको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब बताइए एकक कोष्ठिका के घनत्व को किस चीज से सूचित करते हैं, स्मॉल डी से, कुल प्रभावी परमाणु को कैपिटल एन से, और याद कीजिए इस कैपिटल एन का मान कभी एक कभी दो और कभी चार होगा, वो डिपेंड करेगा वो एससी है बीसीसी है या एफसीसी है, गुना एक परमाणु का द्रव्यमान। यह एक टफ चीज है, यह बहुत आसान नहीं होने वाला है। आप वहां पर 56, जैसे आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप 56 नहीं रख सकते हैं, गलत हो जाएगा। देखिए अब रुकिए, अब आप फिर से रुकिए, यहाँ पर बात कुछ उलझा है, ठीक है, और उस उलझे हुए बात को पहले सुलझा लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम वहां पर लिखेंगे। एक बात बताइए आप, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एक परमाणु का द्रव्यमान। यदि मैं आपसे पूछूं कि आयरन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, जवाब दीजिए इसका। आयरन के एक परमाणु का द्रव्यमान, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 56, लेकिन वो 56 ग्राम नहीं होता है, वो 56 एएमयू होता है। उसको बदलना पड़ेगा किस में, ग्राम में। चूंकि देख रहे हैं अब सेंटीमीटर में चल रहे थे, वहां एक सेंटीमीटर क्यों लिए थे ना, तो सीजीएस यूनिट में आपको रखना पड़ेगा, ग्राम में रखना पड़ेगा मास को। तो कैसे निकलेगा मास, वो देखो। एक बात बताओ, एक मोल आयरन, हम यदि आयरन एटम को कंसीडर कर लें कि ठोस आयरन का है, तो एक मोल आयरन कितना ग्राम होता है, 56 ग्राम होता है। किसी भी चीज का एक मोल उतना ही ग्राम होता है जितना उसका फॉर्मूला वेट यानी एटॉमिक मास होता है। अब बताइए एक मोल आयरन में कितना परमाणु, 6.022 इंटू 10⁻23, यानी इतना आयरन एटम बराबर होगा कितना ग्राम, 56 ग्राम। तो बताओ एक एफ ई एटम बराबर कितना होगा,
यहाँ एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में पता करना है, तो एक एटम का भार हो जाएगा 56 बटे एवोगाड्रो संख्या। ये जो नंबर है यही ना बटा में आएगा। इसी नंबर को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? Na से। तो यहाँ पर Na लिख दें, बताइए ये इतना ग्राम होगा कि नहीं? अब आप एक बात बताओ कि यहाँ आयरन नहीं होके कोबाल्ट होता, तो एक मोल कोबाल्ट का भार उतना ही ग्राम होता जितना कोबाल्ट का एटॉमिक मास है। फिर ये एटॉमिक मास ही वहां लिखा था, फिर वहां कोबाल्ट का एटॉमिक मास लिखा था। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यदि आपको एक एटम का मास निकालना है तो उस एटम का परमाणु भार ले लीजिए और उस परमाणु भार में एवोगाड्रो संख्या से भाग दे दीजिए। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए कि हमको ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालना है, तो इसी पर कैलकुलेट कीजिए ऐसे ही। एक मोल ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा 16 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। एक मोल ऑक्सीजन में इतना एटम होगा ना जी ऑक्सीजन का, तो वो हो जाएगा 16 ग्राम के बराबर। तो एक ऑक्सीजन एटम कितना के बराबर होगा? 16 बटे एवोगाड्रो नंबर। यानी यहां से एक फॉर्मूला ही डिराइव हो गया कि जिस परमाणु जिस तत्व के एक परमाणु का भार हमको ग्राम में पता करना हो, उसका एटॉमिक मास ऊपर लिख देंगे और एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं m/Na बटा AQ। हाँ, यहां पर ये समझ लेना पड़ेगा आपको कि कौन क्या है। हालांकि इसको एक और स्टेप में हम तोड़ देते हैं। डेंसिटी बराबर N इंटू M, ये Na बट्टा में आ जाएगा क्या? AQ इंटू मेन फॉर्मूला है आपका ये, और देखिएगा यही आपको लिखा हुआ मिलेगा। और ध्यान रहे, और SC, ये बोल रहा है रे, पगला बुला गया है क्या जी? दिमाग मांगने काम कर रहा है, नीचे उतरेंगे इतना जूता मारेंगे कहीं का। VVR लिखाते हैं, इसका कुछ कुछ मतलब और नहीं समझते हो क्या? पागलपंथी करना होता है तो क्लास में आके काहे बैठते हो? जब बतियाना ही है तो जाइए ऑफिस में जाके बैठिए, सोफा लगा हुआ है। अभी बता रहे हैं तो बतियाओगे, जिस समय न्यूमेरिकल देंगे उस समय बनेगा नहीं तो पकड़ के मुड़ी तोड़ देंगे। बोले जा रहा है पीछे से। जब तक गाली मारी सब नहीं सुनोगे खाओगे तब तक नहीं समझ में आता है। तब कहोगे कि मारते हैं पीटते हैं। और SC N इज इक्वल टू कितना होगा? 1, क्योंकि N इफेक्टिव एटम है और SC में इफेक्टिव एटम एक होता है। और BCC N इज इक्वल टू 2, एंड फॉर FCC N इज इक्वल टू 4। अब इस हिसाब से इस फॉर्मूला को लगातार आप चेंज करते रहेंगे। N का मान क्रिस्टलाइजेशन के आधार पर रखेंगे, वो SC है, BCC है या FCC है। खैर, अब हम इसमें सबको लिख देते हैं कि कौन क्या है। वेयर T क्या है? डेंसिटी इन ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को हम और ग्राम पर सीसी भी लिख सकते हैं। N क्या है? प्रभावी परमाणु, इसी को हम लोग इफेक्टिव एटम कहे थे। Na क्या है? एवोगाड्रोस नंबर। और क्या बचा? M, यह है एटॉमिक मास जो आप रटे हुए हैं सब। और Na क्या है? अच्छा Na लिख दिए। अच्छा, ये नंबर होता कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। ए बच गया। ए है साइड ऑफ क्यूब। ए क्यू नहीं, ए। ए क्यू वहां है ना, मेन टर्म तो ए है ना आपका। तो ये साइड ऑफ क्यूब, या इसी को आप कहेंगे भुजा की लंबाई। लेकिन ध्यान रहे, ये होना चाहिए किस यूनिट में? सेंटीमीटर में। कहे कि आप सीसी में ना चल रहे हैं हर जगह, तो ये सेंटीमीटर में होना चाहिए।
और इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको किसी क्वेश्चन को आगे बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। एक बात यहाँ पर नोट करके जान लीजिए, आपको ये परेशान करेगा। भुजा की लंबाई आपको चाहिए सेंटीमीटर में, लेकिन क्वेश्चन नहीं देगा आपको सेंटीमीटर में। मैक्सिमम क्वेश्चन में भुजा की लंबाई या तो पिकोमीटर में देता है, नहीं तो एंगस्ट्राम में देता है। किस किस में देता है? पिकोमीटर में या एंगस्ट्राम में। तो पिकोमीटर या एंगस्ट्राम को आपको चेंज करना पड़ेगा किस में? सेंटीमीटर में। तो जब तक आप इसका रिलेशन नहीं जानेंगे ये काम कर नहीं पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले दुरुस्त कर देते हैं। ये आपको कुछ ज़्यादा ही काम देगा न्यूमेरिकल बनाने में। तो जानिए, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, सॉरी -12 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर। और इसी को जब आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो समझिए कैसे। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। इसमें 100 से गुना करने का मतलब 10⁻² से गुना करना। 10⁻², यहाँ 10⁻−12, 10⁻², 10⁻² को खत्म करेगा, कितना बचेगा? 10⁻−10 ही ना बचेगा। तो सेंटीमीटर में ये 10⁻−10 होता है। और यदि हम इसी में आगे बढ़ें, एक एंगस्ट्राम ऐसे लिखाता है, ये होता है 10⁻10 मीटर। हम मीटर और सेंटीमीटर दोनों में बता दिए हैं, क्वेश्चन जिसमें लेके जाएगा उससे वहां से अपना बदल लोगे। तो बताओ यहाँ पर कि एक एंगस्ट्राम बराबर सेंटीमीटर का क्या रिलेशन होगा। यहाँ भी 100 से गुना करेंगे तो 10⁻² से गुना करेंगे, 10⁻−8 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। तो ये दोनों रिलेशन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब बहुत मायने रखेगा आगे के कैलकुलेशन में। चलिए उतारिए तो। अच्छा, पीछे वाला बचा हुआ है। और पीछे देखो, जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ना, ये एकदम हल्का नहीं है, बहुत भारी चैप्टर है। नहीं विश्वास है ना कि भारी है या नहीं है, अगल बगल में हमको लगता है कि हर एक टीचर इस चैप्टर को पढ़ा के खत्म कर दिए होंगे। है कि हम दूसरा चैप्टर खत्म किए तो कोई पहला खत्म किए होंगे। अगल बगल जो बच्चा बैठता है ना तुम्हारे यहाँ, जो अगल बगल कहीं पढ़ता हो, तनी उससे पूछ के देखना कि उसको कितना बुझने आता है इसमें। कहते हैं शांत रहने, तो शांत नहीं रहते हो। गुस्सा आएगा कि उससे कुछ बोलेंगे और कोनो दिन पीट उठ देंगे तो फिर माफ नहीं कर पाओगे खुद को, क्या गलती हो रहा था। नहीं तो रियलिटी देखना है तो जाके अगल बगल पूछो कि कौन क्या जानता है नहीं जानता है, तो तुम अपने समझ में आ जाओगे कि क्या दूसरा पढ़ा है और क्या तुम पढ़ रहे हो। ये प्रैक्टिकली देखने का चीज़ है, हम बोलेंगे कौन चीज़, बशर्ते कि आप ध्यान देते हैं तब। हाँ, एम के जगह पर जेड भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये सॉरी एन के जगह, एन कहें या जेड कहें एक ही चीज़ है। एटॉमिक मास को ए से सूचित किया जाता है, इस फॉर्मूला में हमेशा एटॉमिक मास एम से ही सूचित होगा। एटॉमिक नंबर को ना जेड से सूचित करते हैं यहाँ पर, लेकिन इफेक्टिव एटम को भी जेड से सूचित किया जाता है। देखिएगा बुक में मिलेगा, इस कैपिटल एन की जगह हो सकता है कैपिटल जेड भी लिखा हुआ मिले, ठीक है। चेंज करो इसे। उतारिए।
तो जैसे बताइए 5 पिकोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? 5 × 10⁻⁻10। या ये जो चारों बात लिखा हुआ है ना, इससे तुम किसी को किसी में भी चेंज कर सकते हो, सेंटीमीटर को पिकोमीटर में या एंगस्ट्राम में, मीटर में। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये सब बात तो आप पढ़े हुए हैं। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है? 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1000 मिलीमीटर। नहीं पढ़ा है रे, ये सब शुरू में पढ़ा है। ये सब भी आपको काम देगा, ये लेंथ का बड़ा यूज पड़ता है यहाँ। हो गया लिखा हुआ? अब आप रेडी हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए? इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल अब आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। बस आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए। चेंज करें अब? यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसीलिए अब लिखा दी हम खुद से वहाँ। लिखेंगे? क्वेश्चन लिखिए तो। एक क्वेश्चन लिखो। आरबी, ये रूबीडियम एटम है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 38 होता है, एटॉमिक नंबर 38 होता है, लेकिन एटॉमिक मास 85.5 होता है। ये क्वेश्चन में लिख दिया है। लिखिए तो, क्वेश्चन पूरा कीजिए तो। रूबीडियम एटम जिसका एटॉमिक मास 85.5 होता है का क्रिस्टलीकरण बीसीसी में होता है, जिसका घनत्व 1.51 ग्राम पर सीसी है। यदि रूबीडियम परमाणु की त्रिज्या 248 पिकोमीटर है तो एवोगाड्रो संख्या क्या होगा? तो बताओ, एवोगाड्रो नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका कैलकुलेशन एवोगाड्रो ने कैसे किया होगा? इसी मेथड से। इसी मेथड से एवोगाड्रो संख्या का कैलकुलेशन होता है। आपके दिमाग में कभी आया हो कि एवोगाड्रो ने ये संख्या कहाँ से लाया? तो इसी संख्या से ये नंबर आया है। अच्छा एक बात बताइए, क्या एवोगाड्रो संख्या आप जानते नहीं है कि कितना होता है? लेकिन इस क्वेश्चन में आप नहीं जानते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि आप इसको निकालिए। यानी आपको किसका मान पूछ रहा है? Na का मान। उस फॉर्मूला में Na का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। पूरा हुआ क्वेश्चन? ये कल कल जो है ना, पूरा का पूरा क्लास आपको वीडियो दिखाएंगे, एनिमेशन वाला जो बोले थे ना। अभी तक यदि कुछ नहीं समझे होगे इस चैप्टर में, कुछ जगह प्रॉब्लम हो गया होगा, तो वो सब दूर हो जाएगा। शुरू से लेके अंत तक जितना पढ़े हैं सबका टोटल खाली वीडियो देखना है। चेंज करो इसे। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होता है। बात देखेंगे आगे फिर। ये पार्ट सुनो इधर, इस चैप्टर का एक भाग समाप्त हो गया यहीं पर। न्यूमेरिकल खत्म। वो तो न्यूमेरिकल तुम पर डिपेंड करता है बनाते हो या नहीं बनाते हो, और न्यूमेरिकल बनेगा तुमसे। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि रूबीडियम एटम जिसका एटॉमिक मास इतना है, बताइए कैपिटल एम का मान दे दिया। लिखो।
क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और जो जो दिया लिखते जाओ, जो जो पूछ रहा है प्रश्नवाचक लगाते जाओ सिंबलाइज करके। लिखो सॉल्यूशन, लिखो कैपिटल एम का मान कितना 85.5, क्योंकि एटॉमिक मास को ही ना हम कैपिटल एम कहे हैं। रुबीडियम का क्रिस्टलीकरण बीसीसी में होता है। जैसे ही बीसीसी कहा कैपिटल एन का मान दो, लिखो कैपिटल एन का मान दो, बीसीसी में होता है। जिसका घनत्व 1.51 ग्राम पर सीसी, लिखो स्मॉल डी बराबर 1.51 ग्राम पर सीसी। अब रुको, क्वेश्चन कहता है कि यदि रुबीडियम परमाणु की त्रिज्या 248 पिकोमीटर है, ध्यान दीजिए क्या कह दिया, यहां पर घन के भुजा की लंबाई नहीं दी गई है, लेकिन उस घन में उपस्थित जो परमाणु है उसका त्रिज्या दे दिया है, यानी आपको स्मॉल आर ना दे दिया। लिखिए स्मॉल आर बराबर, स्मॉल आर बराबर कितना 248 पिकोमीटर। क्या पूछ रहा है, एवोगाड्रो संख्या, लिखो एन ए बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। अब इस क्वेश्चन को तुम बनाओगे कैसे, पहले थोड़ा ध्यान से सुनो। इधर देखो, ये वाला जो फॉर्मूला तुम अभी पढ़े हो, ये वाला डेंसिटी का मान दिया हुआ है 1.51। पहले तुम इस फॉर्मूला को लिखो, तो जहां सॉल्यूशन बना रहे हो लिखो ई बराबर कैपिटल एन गुना इस कैपिटल एम बटा ए क्यू गुना एन ए। थोड़ा गौर से देखो, इस फॉर्मूला में कहीं पर आर है क्या, आर नहीं है। तो हमको क्या, हमको तो ए चाहिए, तो ए निकालना पड़ेगा। बताओ तो ए कैसे निकालेंगे। आप याद कीजिए, बीसीसी के लिए आपको कुछ बात बताया गया था, और बीसीसी इसका रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, आर बराबर √3a/4। यदि आर का मान 248 दे दिया तो √3a/4, यहां से 4 इधर चला जाएगा तो 248 गुना 4, √3 इधर आएगा जी, बट्टा में आ जाएगा, बराबर ए। बताइए ए का मान निकल गया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो निकला है ये पिकोमीटर में निकला है। काहे निकला पिकोमीटर में, क्योंकि ये जो 248 है ये तो पिकोमीटर है ना, तो पिकोमीटर को बदलना पड़ेगा किस में, सेंटीमीटर में। देखिए कैसे बदलेंगे, 10 का पावर -10 सेंटीमीटर, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 का पावर -10 सेंटीमीटर। तो बताइए इतना पिकोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, इसी में ना 10 का पावर -10 से गुना हो जाएगा। तो हम यहाँ से a बराबर लिख सकते हैं 248 गुना 4 बटे √3 गुना 10 का पावर -10 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। ये हुआ आपके किसका मान, ए का मान। इस फॉर्मूला में d का मान दिया, n का मान रखोगे 2, m का मान 85.5, a का मान देख रहे हो वो वैल्यू रखोगे, और वो वैल्यू ही नहीं रखना है, उसका होल क्यू करना पड़ेगा। तो बताइए n a का मान नहीं निकल जाएगा। तो आपसे उम्मीद करें कि आप ये बना लीजिएगा। तो दूसरी बात ये सुन लीजिए कि ये कैलकुलेशन आपके लिए कहीं से आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि आप देखिए उलझा हुआ नंबर है। इस पूरे का इसमें क्या करना पड़ेगा, होल क्यू करना पड़ेगा। होल क्यू करना पड़ेगा, सबको 3 बार गुना करना पड़ेगा। 10 का पावर -3 का पावर 3 करेंगे, 10 का पावर -30 हो जाएगा। √3 गुना √3 गुना √3, 3√3 हो जाएगा। 3 गुना √3 का मान रख देना, ऊपर पर 248 गुना 4 को 3 बार गुना कर देना। फिर जो कैलकुलेशन आएगा करके देखोगे तो तुम पाओगे कि वो वैल्यू 6.023 या 22 × 10⁻23 के आसपास आ रहा है। तो आप कैलकुलेशन करके लाओगे घर से, तो हम सारा चीज़ समझा दिए, बस घर से कैलकुलेशन करना है। कोशिश कीजिएगा कि आपसे कैलकुलेशन हो जाए। आप कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए या जैसे यूज़ कीजिए, लेकिन आपको ये कैलकुलेशन करके आना है। क्लियर है। कुछ हिंट में लिखना चाहते हो या आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। तो इसमें हम आपका कोई मदद नहीं करेंगे, और यह भी जानिए ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पूरा उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे।
खाली देखो ये एक चीज देखो, यहाँ पर एन ए बराबर क्या लिखा है, 6 × 10⁻23। तो क्वेश्चन ही जब कह दिया कि आपको एन ए का मान 6 × 10⁻23 लेना है, तब आप किसके अनुसार चलेंगे, क्वेश्चन के अनुसार। फिर आप वो नहीं रखेंगे, जैसे 6.022 रखोगे ना तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, और 6 रख के चलोगे ना तो कैलकुलेशन ईजी होगा, वो फटाफट कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, अगला दिन बना के लाइएगा। एक धातु है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 75 है, बताइए किसका मान दे दिया, कैपिटल एम का मान। ये एकक कोष्टिका के भुजा की लंबाई 5 एंगस्ट्रॉम है, बताइए ए का मान दे दिया। इसका क्रिस्टलीकरण घनीय एकक कोष्टिका में होता है, सुनो, घनीय एकक कोष्टिका में होता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि एससी में होता है, बीसीसी में होता है या एफसीसी में होता है। तो आपको यहाँ निकालना पड़ेगा किसका मान, एन का मान, एन का मान। एन का मान यदि 1 आ जाए तो समझ लीजिएगा एससी होगा, एन का मान 2 आ जाए तो समझ लीजिएगा बीसीसी होगा, और एन का मान यदि 4 हो जाए तो समझ लीजिएगा एफसीसी होगा। क्वेश्चन में घनत्व दिया हुआ है तो पूछता है धातु की परमाणु त्रिज्या क्या होगी। परमाणु त्रिज्या तो जब तक, परमाणु की त्रिज्या तो तब तक हम पता नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमको ये पता ना चल जाए कि वो एससी है, बीसीसी है या एफसीसी का है। कि फॉर्मूला कौन लगाएंगे ये कैसे पता चलेगा। तो आप एन का मान निकाल लेना, एन के मान से तुमको पता चल जाएगा एससी, बीसीसी या एफसीसी, और उसी का फॉर्मूला रेडियस वाला निकाल दोगे तो रेडियस का मान निकल जाएगा। ये क्वेश्चन हम जहां तक देख रहे हैं कि इसका कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, ये फटाफट करेगा और आपको तुरंत आंसर आ जाएगा इसका। और हमको इसका आंसर दिख चुका है, इसका आंसर क्या होगा। अब आप कैलकुलेशन कीजिए, देखिए घर पर आपको आता है कि नहीं। इसका इसका कैलकुलेशन हार्ड है, ऊपर वाले का कैलकुलेशन सच में हार्ड है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसमें कोई मेहनत नहीं है, ये फटाफट बनेगा आपसे। खाली ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में एन ए का मान ये लेना है। एक आध गो और क्वेश्चन लिखा दें क्या, एक और लिख लो न। अच्छा एक और चीज, परमाणु की त्रिज्या पिकोमीटर में पूछ रहा है, उस कैलकुलेशन में सेंटीमीटर में निकलेगा, बाद में सेंटीमीटर को बदल देना किस में, पिकोमीटर में। यहाँ पर जो बात लिखे हुए हैं ये हम पहले ही ना लिख चुके हैं। एक वही क्वेश्चन और लिख लो, ये तीनों क्वेश्चन कल करके लाओ तो। नहीं नहीं जगह मत छोड़िए रे, जगह मत छोड़ो, कितना में बनेगा तुमको पता चलेगा। क्वेश्चन लगातार 1 2 3 करके लिखो, सॉल्यूशन लिख देना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। इस चैप्टर में जगह और छोड़ने वाला काम मत कीजिए, कैलकुलेशन कितना लंबा जाएगा छोटा होगा वो आपको पता नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन लगातार 1 2 3 करके लिख दीजिए, बाद में जब घर पर बनेगा तो लिख दीजिएगा सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन। उधर भी है। लड़की लोग चैन से रहने कहाँ देती है, उधर खड़ा होंगे तो इधर भेज देगी, उधर के उधर भेज देगी। आंसर लिखा हुआ है, आंसर लिख लीजिए यदि हेल्प मिले कुछ तो। अच्छा ये बताइए ईमानदारी से कि आपसे क्वेश्चन बनेगा या नहीं। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि क्वेश्चन बनेगा तो अगला दिन बना के पहुंचिएगा, एक बार में नहीं बने 2 3 बार रफ में काटिए, लेकिन क्वेश्चन बना हुआ होना चाहिए। आइए कल इस चैप्टर का एक पार्ट समाप्त हो गया है, कल हम वीडियो दिखाएंगे और अगला दिन अगला पार्ट इसका स्टार्ट कर देंगे। ये चैप्टर छोटा है, सॉल्यूशन की तुलना में छोटा चैप्टर है ये, 5 7 दिन में खत्म कर देंगे इसको। इसका जो भारी वाला भाग था ना समाप्त हो गया, फटाफट ये चैप्टर समाप्त होगा। मनी मनी और है इसमें जो टफ है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसको बंद कर रहे हैं।